हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र, अलग अलग पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे। यही देखे थे कि कोई चालक जो है आवेशित चालक है और उस आवेशित चालक के ऊपर एक समान रूप से चार्ज ऐसे बटा हुआ है। तो हम लोग बात किए थे कि अलग अलग पॉइंट पे इसका वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले यह बात किए थे कि ये जो पॉइंट होगा यहाँ कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहले बाहर देखे थे, बाहर वाला पॉइंट, ठीक है। जब कोई पॉइंट इस गोले के बाहर हो तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो E इक्वल टू KQ/r² देखे थे। और इसके सतह पर हो, इसके सतह पे पॉइंट था तो E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू क्या देखे थे, यहाँ देखे थे हम लोग KQ/E स्मॉल r के जगह पर इन दोनों r का वैल्यू हम लोग सेम रख लिए थे। इसका डिस्टेंस r माने थे, इसका वैल्यू r² हो गया। अब यहाँ पर देखे थे कि पॉइंट P पर इसके अंदर देखे थे गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र, इसमें आवेश प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए इसके कारण गोले के अंदर कोई आवेश नहीं है, जिसके कारण कोई फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये 3 कंडीशन देख चुके थे, विस्तार पूर्वक देख लिए थे। पहला कंडीशन देखे थे पॉइंट गोले के बाहर हो, इसके सतह पर हो और इसके अंदर था। तो ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट यहाँ से बन जाता था। हम लोग को ऑब्जेक्टिव के व्यू से देख लीजिएगा, यहाँ E इक्वल टू KQ/r² और E इक्वल टू KQ/r² और यहाँ जो है कैपिटल R है। और इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे जो है R का वैल्यू स्मॉल r और कैपिटल R का वैल्यू इक्वल था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो चालक गोला था, गोला कैसा था, तो ये गोला था पर चालक। अब हम लोग बात कर लेंगे गोला अचालक रहेगा तब इसके बाहर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा और इसके सतह पर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये चालक गोला है और ये चालक है तो आवेशित चालक है और इसके ऊपर समान रूप से चार्ज जो है बटा हुआ है। अब देखिए, अब ये चालक है, अब हम गोला को ले रहे हैं अचालक। गोला कैसा रहेगा, अचालक रहेगा। तो इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट रहेगा और जहाँ पे चार्ज आवेश रहेगा वहीं रहेगा, एक समान रूप से इसमें ऐसे गोले के अंदर ऐसा चार्ज बटा हुआ है, ठीक है। अब बात यहाँ पर देखिए, गोले के सतह के बाहर था, इसके गोले के सतह के अंदर है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ से देखेंगे इसके आधार पर मान लिया जाए कि इसका त्रिज्या जो है कैपिटल R है और यहाँ पे पॉइंट रखेंगे बाहर और इसके सतह पे रखेंगे और इसके अंदर रखेंगे। तो इसी कंडीशन को उपयोग कर देखिए, जस्ट इसी का जैसा है, ठीक है, जस्ट इसी का जैसा है। ये चालक है तो अचालक वाला जस्ट इसी का जैसा है। हम लोग देख लेंगे इसका वैल्यू कितना आएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक अचालक गोला बना लीजिए। तो ये आपका रहा अचालक गोला और इसके अंदर चार्ज प्रेजेंट रहेगा, बाहर नहीं अंदर रहेगा। इसके अंदर मान लिया जाए कि चार्ज ऐसे एक समान रूप से ऐसे चार्ज है, ठीक है, ठीक है। और इसका जो है रेडियस त्रिज्या जो है मान लिया जाए एक कैपिटल R है। अब हम लोग कंडीशन देख लेंगे, पॉइंट को हम इस गोले से बाहर रख लेते हैं, कोई बिंदु को, ठीक है। इस गोले से बाहर मान लिया जाए कि R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P रखा हुआ है और इस पॉइंट पे देखेंगे हम लोग कितना वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के अमाउंट देखेंगे कितना इसे फ्लक्स गुजर रहा है। तो किसी भी आवेशित चालक वस्तु रहे उसे यदि बोले वैद्युत क्षेत्र निकालने बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस पॉइंट के अबाउट हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ठीक है। ऐसा ही सतह क्यों नहीं रहे, ऐसे चार्ज यदि रहेगा और इस पॉइंट के अबाउट बोलेगा वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो इस पॉइंट के अबाउट चारों तरह हम गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करेंगे, ऐसे निर्माण करेंगे। मान लिया जाए कि ये प्लेन ही क्यों नहीं रहे, ऐसे प्लेन रहेगा। मान लिया जाए कि ऐसे ये आपका प्लेन है
और ये प्लेन जो है आवेशित प्लेन है, और बोलेगा इस पॉइंट पे हमको वैद्युत क्षेत्र निकालिए, तो इस पॉइंट के चारों ओर हम लोग गौसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो इस पॉइंट के चारों ओर निकालेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, गौसीय पृष्ठ चारों ओर निकालेंगे। अभी फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये अचालक गोला है और इसका जो रेडियस है, त्रिज्या है, कैपिटल आर है, और इस अचालक गोले से बाहर कोई बिंदु P मान लेते हैं, और इस बिंदु पर हम लोग को इस अचालक गोले के कारण इसमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो मान लिया जाए कि यहाँ से O पॉइंट से और P पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है R है। अब हम क्या बोले थे कि किसी भी आवेशित वस्तु के बाहर कोई पॉइंट के अबाउट वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो उस पॉइंट से चारों ओर हम लोग एक गौसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो एक गौसीय पृष्ठ बना दीजिए। मान लीजिए गौसीय पृष्ठ, इसको आप ऐसे इस बिंदु के चारों ओर ऐसे एक गौसीय पृष्ठ बना दीजिए। ठीक है, गौसीय पृष्ठ ये आपका बन गया। ठीक है, आप लोग गोला अच्छा से बनाइएगा, ये आपका एक गौसीय पृष्ठ हो गया। अब क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये धनात्मक बॉडी है, धनात्मक बॉडी से जो वैद्युत क्षेत्र निकलता है, प्लस जो बॉडी है धनात्मक है, वैद्युत क्षेत्र दूर निकलता है, ऐसे बाहर की ओर नहीं। कोई बॉडी ऐसे धनात्मक है तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे दूर निकलेगा, और ऋणात्मक बॉडी है तो इसे ऐसे अंदर की ओर जाता है। तो यहाँ धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र रेखा है जो होगा ई P पॉइंट से दूर होगा, जो ई का जो वैल्यू होगा दूर होगा। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट हम लोग कंसिडर किए हैं, और ये पूरा बहुत बड़ा गोला का वैल्यू निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का यदि वैल्यू निकालना रहे तो क्या करेंगे। हमने छोटा सा पॉइंट कंसिडर किया है कि इस P पॉइंट पर मान लिया जाए कि वैद्युत क्षेत्र E निकल रहा है, तो यहाँ से इसका एरिया तो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए मान लिया जाए कि इस छोटे पॉइंट पर हम लोग एरिया DS, ठीक है, इसका एरिया हम लोग DS मान लेते हैं। तो इसका एरिया जो DS है, क्षेत्रफल सदिश जिसको बोलते हैं, उसका डायरेक्शन किस ओर होगा, तो सतह के लंबवत, यानी DS जो इसका वैल्यू होगा सतह के लंबवत। अब जरा बताइए, जो E वेक्टर है, E वैद्युत क्षेत्र है, और DS क्षेत्रफल सदिश है, इसका डायरेक्शन दोनों का क्या है, सेम है। तो इसीलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों एक ही लाइन पे लाइज कर रहा है, एक ही लाइन पे है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग ले लेंगे। कोण जो बनेगा कितना बनेगा, 0 डिग्री। अब हम लोग रास्ता पे आ गए हैं, ज़्यादा नहीं। देखिए अब क्या करेंगे, गॉस का प्रमेय पॉइंट नंबर दूसरा है, पॉइंट नंबर B है, और लिखना है अचालक गोले के कारण, अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। और पॉइंट नंबर दूसरा है, पॉइंट नंबर दूसरा है अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P क्या है, गोले के बाहर हो। तो गोले के बाहर हो तो गॉस के प्रमेय के परिभाषा के अनुसार क्या जानते हैं, गॉस के प्रमेय के परिभाषा के अनुसार जानते हैं फाई E इक्वल टू इसका समाकलन E इंटू ds, इसका डिफिनेशन से आता है, गॉस के प्रमेय के डिफिनेशन से ही होता है। अब देखिए फाई E इक्वल टू, अब दो वेक्टर है, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो मान लीजिए कि A है B है, तो AB cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग E इंटू ds cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू वहाँ से देखिए E और ds के बीच में कोण कितना डिग्री है, 0 डिग्री का है। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E इंटू और ds और cos यहाँ पे 0 डिग्री ले लेंगे, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो गया। अब E कांस्टेंट है तो E निकाल लीजिए बाहर, और ds आपका है हो गया, ये फाई E इक्वल टू है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ds क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये छोटे सा पॉइंट का एरिया माने, छोटे सा एरिया का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और पूरा का कितना हो जाएगा, गोला है, तो पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम निकाल ले तो कितना हो जाएगा भाई, तो E इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई E इक्वल टू
ई इंटू 4πr²। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब चलते हैं अगेन, यदि हम देखें फिर अब, ठीक है, अब गॉस के प्रमेय से, अब गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू, इसका भी डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, क्यू अपन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ से इसका इक्वेशन नंबर कितना मान लीजिए 2। और समीकरण 1 और 2 से देख लीजिए, समीकरण 1 और 2 से इसका दोनों का क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इक्वल कर देंगे तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू, इसको क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, टोटल आवेश है, इस बॉडी में टोटल आवेश है। अब देखिए यहाँ से ई इक्वल टू यदि हम देखें तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटा में r², और 1/4π एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं के। तो यहाँ से आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र पॉइंट पी पे के क्यू बटा में r²। यहाँ से देखें कि चालक गोला और अचालक गोले का दोनों यदि पॉइंट बाहर हो तो वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा के क्यू बटा r², यानी उसका भी यही आया था, चालक वाला गोला का यही आया था और अचालक वाला का भी यही है। अब देखिए इसका इक्वेशन नंबर कितना मान लें, 3 मान लेंगे। अब देखिए पहला पॉइंट जब बिंदु P गोले के बाहर हो तब, और जब बिंदु P गोले के अंदर हो जाएगा तो कितना, गोले के सतह पे होगा तो कितना होगा, ए वाला कैपिटल R स्मॉल r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देंगे, कैपिटल R लिख देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर क्या रहा, फर्स्ट रहा। अब पॉइंट नंबर दूसरा, पॉइंट नंबर दूसरा यदि हम देखें, जब बिंदु P गोले के सतह पर हो, यानी गोले के सतह पर हो, स्मॉल कैपिटल R स्मॉल r के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे P हो जाएगा तब क्या होगा, उससे बोल रहा है। तो जब ये गोला है और ये वाला गोला देखिए स्मॉल r पॉइंट P यहाँ पे है और एक कैपिटल R है, इसके बारे में बोल रहा है, और इसके अंदर चारों तरफ क्या है, चार्ज है। तो ज़रा ये बताइए कैपिटल R स्मॉल r के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर समीकरण 3 से देख लेंगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से ई इक्वल टू कितना था, तो के क्यू बटा में r², और यहाँ पर स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R रख देंगे। तो जब बिंदु P गोले के सतह पर हो तो वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा के क्यू बटा r², कैपिटल R²। तो वहाँ पर भी उसका भी सेम ही था, यानी इसका भी वही है और इसका भी यही है। अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर तीसरा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चलिए ठीक है। अब देख लेते हैं जो बिंदु P है गोले के अंदर हो, यानी जो P बिंदु था गोले के अंदर है, मान लिया जाए कि यहाँ पे बिंदु P है, इसके अंदर है, तब वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। उस समय हम लोग देखे थे चालक वाला गोला के देखे थे, इसके बाहर चारों तरफ ऐसे आवेश था, तब यहाँ बिंदु P था, तो जिसके कारण आवेश इसके अंदर नहीं था, तो इसीलिए उसका वैद्युत फ्लक्स का वैल्यू कितना हो गया था, 0 हो गया था, क्योंकि चालक गोले के अंदर आवेश प्रेजेंट नहीं था, जिसके कारण फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। और फ्लक्स 0 हो गया तो वैद्युत क्षेत्र भी 0 हो गया। लेकिन इस गोले के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, आवेश प्रेजेंट है, तो इसका कुछ फ्लक्स होगा और फ्लक्स के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, गोले के अंदर एक गौसीय पृष्ठ का निर्माण करेंगे। तो गोले के अंदर जरा गौसीय पृष्ठ बना दीजिए। ये गोले का अंदर गौसीय पृष्ठ हो गया। अब मान लिया जाए कि ये कैपिटल R है, ये स्मॉल r हो गया। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से हम लोग समीकरण 3 में क्या देखे थे, समीकरण 3 में क्या देखे थे, ई इक्वल टू के क्यू बटा में r² देखे थे, यही देखे थे। अब देखिए ये गोले के अंदर है, यानी कहने का मतलब है जो कैपिटल R का वैल्यू बड़ा होगा स्मॉल r से, ठीक है। और इसके अंदर प्रेजेंट है तो सरफेस एरिया नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वॉल्यूम लगेगा। अब देखिए मान लिया जाए कि इस छोटे वाला गोले के अंदर जो चार्ज है
क्यू डैश मान लेते हैं, टोटल चार्ज मान लेते हैं क्यू डैश, और ये बड़े वाला गोले के अंदर मान लेते हैं चार्ज क्यू है। ठीक है, अब देखिए तो 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू में आवेश मान लीजिए कि क्यू है, इतना वॉल्यूम में आवेश क्यू है, ये बड़ा सा गोला में मान लीजिए चार्ज क्यू है और छोटा सा में क्यू डैश मान लीजिए, छोटका में क्यू डैश मान लिए। तो 4/3 पाई आर क्यू में आवेश कितना है, क्यू है, यानी 10 कलम का दाम इतना रुपया है, तो 1 कलम का दाम यानी एक आयतन में कितना हो जाएगा, तो एक आयतन में Q/4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। और निकालना है कितना में, छोटका में निकालना है, तो छोटका का वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यू, इतना में कितना हो जाएगा, एक इतना कलम का दाम इतना रुपया, एक कलम का दाम इतना रुपया, तो इतना का पूछ रहा है तो गुना कर देंगे, तो Q/4/3 पाई आर क्यू, और इसमें 4/3 पाई आर स्मॉल क्यू। अब देखिए पाई 4/3 पाई से पाई हो गया कैंसिल, और इसमें कितना बचेगा, अब इसमें कितना है, इतना वॉल्यूम में कितना चार्ज था, इतना वॉल्यूम में देखिए क्यू डैश था, तो क्यू डैश का वैल्यू हम लोग देख लिए कितना हो गया, क्यू डैश का वैल्यू Q/R बटा में कैपिटल R क्यू, क्यू डैश का वैल्यू हम लोग देखे हैं, अभी सिर्फ क्यू डैश का वैल्यू देखे हैं। ठीक है, अच्छा क्यू डैश में ये जो चार्ज प्रेजेंट है के Q/R बटा में R क्यू। अच्छा आगे चलते हैं, देखिए आगे क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फाई E = E × 4 पाई आर स्क्वायर, जानते हैं, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से निकाले थे E × ds से निकाले थे, E × ds से यहाँ पे छोटा सा एरिया मानेंगे, इसका भी E इधर ही होगा, ds इधर ही होगा पिछले जैसा, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं जो E × 4 पाई आर स्क्वायर, और डिफिनेशन में हम जानते हैं फाई E = इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसको समीकरण अभी भूल जाइए, इसका भूल जाइए। ठीक है, ये जो समीकरण है छोड़ दीजिए, अब यहाँ देख लीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और इसका समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, और क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा, और इसका समीकरण 3 मान लीजिए, और 2 और 3 को इक्वल कर दीजिए, तो E × 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू डैश बटा एप्सिलॉन नोट। तो क्यू डैश का वैल्यू कितना है भाई, क्यू रख दीजिए, तो E × 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश का वैल्यू जो है, क्यू डैश किसके अंदर चार्ज, छोटा सा गोले के अंदर चार्ज यही है, तो Q/R बटा में बड़का R और एप्सिलॉन नोट। अब देखिए यहाँ 2 गो है तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, E = 3 गो से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा Q × R, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, तो ये रख लीजिए K हो जाएगा, और R Q हो जाएगा, KQR बटा में R Q, अर्थात इस अचालक गोले के अंदर जो होगा, वैद्युत क्षेत्र का जो वैल्यू होगा KQR, लिख लीजिएगा अच्छा से, KQR बटा में R के Q। ठीक है, वो दोनों का सेम होगा, लेकिन इसका अचालक गोले के अंदर ये जो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू होगा